हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और उसी सीरीज़ में थर्ड चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आईयूपैक नेमिंग जो होती है। जेड जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनको नेमिंग कैसे देते हैं वो, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी बताऊँगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ब्लॉक्स हैं हमारे SP, D, F जो ब्लॉक्स हैं, मेजर जो पार्ट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे कौन से ब्लॉक है, कितने ग्रुप से किस पीरियड में आएगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। लाइक एस है वो सॉफ्ट होता है, डी वालों को ट्रांजिशन बोलते हैं, पी वाले नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बीच में कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये सब, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना पूरा सिलेबस पीजीटी केमिस्ट्री का जो है विद असाइनमेंट एंड MCQ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो ये है आईयूपैक नेमिंग फॉर जेड ग्रेटर देन 100। जेड है एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उन एलिमेंट्स का क्या किया है आईयूपैक के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, मान लो कोई एलिमेंट डिस्कवर किया किसी साइंटिस्ट ने, और हो सकता है उसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया हो, तो आप बोलोगे मैं तो इस वाले साइंटिस्ट का नाम दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं इसका नाम दूंगा। तो ये जो कन्फ्यूजन आई थी इसको दूर करने के लिए क्या किया था, आईयूपैक नेमिंग आई थी इनके लिए भी अलग से, ठीक है। समझ आ गया। जो एलिमेंट्स होंगे पहले साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता था, जैसे बोर्नियम एक एलिमेंट का नाम है, रदरफोर्डियम है। बट उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में क्या हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका नाम दे किसका ना दे, इसलिए आईयूपैक नेम्स हुए थे, ठीक है। तो अब इन नाम को देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये टेबल याद करनी बहुत सिंपल सी है, ठीक है। ये है डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एग्जांपल के लिए लेके चलती हूँ मैं 103, ये एलिमेंट है, इसका नाम आपको देना है। तो कैसे करोगे, पहले तो 0 1 2 3 ऐसे ये वाली जो टर्म्स है वो याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, और इतने सिंपल क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, ये एटॉमिक नंबर दे देंगे और उसका नेमिंग पूछेंगे, और बहुत सिंपल है ये। अगर आता है तो आपके फ्री के नंबर है ये, ठीक है। 0 के लिए नील याद रखना है, नील पता है नील क्या होता है, 0 होता है। 1 के लिए UN अन याद रखना है। बाई 2 के लिए सिंपल, ट्राई 3 होता है, ये क्वाड 4 होता है, पेंट 5 होता है, हेक्स 6, सेप्ट 7, ओक्ट 8, 9 को याद रखना है इन, EEN इन, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली याद क्या रखना है, जो कन्फ्यूजन आता है वो होता है 1 में UN यूनिक से याद रख सकते हो, एक ही होता है जो, ठीक है। इसको यूनिक से याद रख सकते हो। यूनिक क्या होता है, मतलब जो सिर्फ एक हो, UN अन एक, और ENN क्या हो जाएगा 9। ये 2 चीज़ें ध्यान रख लो, कि बाकी तो पता ही होता है। नील क्या होता है, 0 होता है, बाई 2। इसी तरह से इनका एक तो 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो पूछेंगे तुमसे इसका नाम बता दो, दूसरा बोलेंगे एब्रीवेशन क्या लिखेंगे, मतलब छोटे फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे। तो नील के लिए N से डिनोट करेंगे। इनका पहला जो वर्ड है ना वो एब्रीवेशन है, सिंपल, ठीक है। इस टेबल में जो पहला वर्ड है, नील के लिए N, अन के लिए U, बाई के लिए B, T Q P H S O E, इनका पहला वर्ड है वो एब्रीवेशन है। अब लिखो 103 के अगर मेरे को लिखना है तो 1 के लिए क्या बताया था मैंने, अन, 0 के लिए क्या होता है नील, और 3 के लिए क्या होता है ट्राई। ये लिख दिया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में और लगा देना है, EM जो लगा देना है वो लगा देना है, ठीक है। EM जस्ट एलिमेंट है इसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा अनिल ट्राइयम, ठीक है। अगर इसको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखना है तो अन का लिखना है U, नील का N आ जाएगा, ट्राई का आ जाएगा T। तो इसका एब्रीवेटेड जो नेम होगा वो होगा UNT। सिंपल है, कर लोगे इसको। इसी तरह से एक और लिख के देखो, 125 अगर लिखना है, मान लो बोल दिया आपको, लिख के बताओ इसका, तो क्या होगा। 1 के लिए वही अन, बाई, पेंट, EM, ठीक है। 1 और ये 2 के लिए, पेंट 5 के लिए EM लगाना है ये पीछे, और एब्रीवेशन क्या हो जाएगी UBP, ठीक है। बहुत सिंपल है, इनको करोगे बार बार में प्रैक्टिस करोगे। जैसे 118 का लिखो अभी लास्ट, अन 8 के लिए क्या होता है ओक्ट EM, ठीक है। हो जाएगा अन ऑक्टेव। अब एब्रीवेशन क्या हो जाएगी UUO, ठीक है। तो इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का लिख देना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 2 याद रखने, बाकी तो आपको पता होता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो अभी क्या है, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया हो गया है एस ब्लॉक कहाँ P कहाँ है, और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख चुके हैं। तो अभी जो मैंने लिखा है
ये क्या है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा आपको। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब लिखी है, हो सके तो आप भी नोट्स ऐसे ही बना लो, बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत काम के नोट्स हो जाएंगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई है, वो उनकी डेफिनेशन वगैरह कहाँ पे क्या चीज़ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टी का एक एक आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, वहाँ से क्लियरली समझ आ जाएगा। बट बुक के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे आपको समझाया गया, तो मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन आएगा ही, अपना एक यूनिक एलिमेंट है। जो ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक था इधर, दो ग्रुप से, इसमें दो क्यों थे, क्योंकि एस में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, S1 और S2 करके, ठीक है। तो ये है एस ब्लॉक हमारा। एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और 2, NS1 होगा या NS2 होगा। ये जो मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 को क्या बोला था, अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को क्या बोला था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होंगे, सॉफ्ट होंगे तो सीधी सी बात है मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट है, इसी से ध्यान रख लेना कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हो या एनर्जी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट इंटरचेंजेबल होती है, टर्म्स दोनों यूज़ कर सकते हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा आइडिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन को जब उसकी शेल से, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी शेल से हटा के इतनी डिस्टेंस तक ले जाना कि उस पर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट ना रहे, चार्ज अट्रैक्ट ना कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। वो जो एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल से उठा के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना, इसको क्या, उसमें जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इनकी कम क्यों होती है अगर मैं बताऊँ तो, यहाँ पे देखो NS1 या फिर NS2, ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी एलिमेंट होगा वो चाहता है अपनी जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो, नोबल गैस की फॉर्म में जाना चाहेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, तो इनकी जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ठीक है। ध्यान हो तो इनको ऐसा लिखा था, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर NS1 या फिर NS2, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके बाद तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगी ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के देखने के लिए बोला था, प्लीज़ लिख लो उनको अच्छे से, ठीक है। तो इतना इजीली ये डोनेट करेगा कि ले जाओ इस इलेक्ट्रॉन को, मेरे को तो नोबल गैस चाहिए तो ले जाओ, जो थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इसलिए क्या है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ये पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये कम हो गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और फिर पॉजिटिवली चार्ज बन जाए उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, उसके बाद तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना उसके ऊपर, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इनकी तो टेंडेंसी यही है ना, यही पढ़ा हमने कि इनकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, तो डोनेट करने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ध्यान रख लोगे इसको। इसके बाद में है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ईजिली इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या होगा, एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा ना, तो जो आराम से दे दे वो क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव होंगे, क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, वो क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या फिर दो, तो इनकी हो जाएगी +1 या फिर +2। सिंपल सी बात है कि पहले ग्रुप वाला उसके पास NS1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसकी +1 होगी, और जो सेकंड ग्रुप वाला है उसके ऊपर NS2 है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, +2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है इनकी, ये फ्लेम भी इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आती है। तो इनका जो हर एक एलिमेंट है उसको जब हम हीट करेंगे फ्लेम पे, तो फ्लेम का जो कलर है वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा, डिपेंड करेगा एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। सीधी सी बात है, जब मेटल्स बोल दिया हमने तो मेटल क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो तुम्हें बस थोड़ा सा ये पता हो कि सॉफ्ट होते हैं तो लो मेल्टिंग पॉइंट हो गई, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन आराम से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टिव होंगे। उसके बाद होगा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट से आ जाएंगी, ठीक है। फ्लेम देंगे और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NP1 to 6। ये क्या है, इस वाले ग्रुप में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, प्लस मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। अब मेटल क्या होता है, जनरली अगर देखो तो जो एलिमेंट आराम से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो मेटल होगा, जो ले इलेक्ट्रॉन वो नॉन मेटल होगा। सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखना, जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो मेटल होता है और जो इलेक्ट्रॉन ले वो नॉन मेटल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इनकी ईजिली इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसीलिए ये मेटल्स है सारे के सारे। लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा था इधर कम हो गया, इधर से इधर जाते टाइम क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो इसमें क्या है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आएंगे, इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसके कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक तो मान लो फ्लोरीन NH2 है हमारे पास और NP4 है, ऑक्सीजन की मान के चले तो उसमें H2 और P4 है, तो ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पीछे वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने के बजाय क्या करता है कि 4 + 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं NP6 हो जाऊँगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएंगे मेरे, इसलिए क्या करते हैं, ये डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी है इनकी। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये डोनेट नहीं करेंगे तो इनको हाई आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब +1 2 3 4 5 तक चली जाती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज करेगा कब, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम इस साइड इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी बढ़ी तो रही है ना, ये वाली चीज़ें तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश में रहते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होगा तो वो ले नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू है। अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इनको लिख लो पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग से कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम क्यों आती है, किसकी कौन सी आती है, और सोडियम की क्या है, पोटेशियम लिथियम की क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सब करेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या है, इन ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट जो सीरीज शुरू होती है वो होती है 4th पीरियड से, ध्यान रखना 3rd से नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज होती है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, या इसको बोल देंगे 3D सीरीज। जो पहली होगी वो होगी 3D सीरीज, दूसरी होगी 4D, और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज होगी वो 5D 6D ऐसे चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4th पीरियड से स्टार्ट होती है और उसमें 3D में एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि हम इसी बात में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 4th ट्रांजिशन सीरीज में कौन से डी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एन क्या होगी। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो याद होगी अब तक। ये मेटल्स होते हैं, मेटल होंगे तो कंडक्टर्स तो होंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है इनकी, +1 भी शो कर सकते हैं, +7 भी शो कर देंगे, कुछ क्या होंगे +8 तक भी जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है +1 से जहाँ तक भी एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो रिएक्शन में जाएगा, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये जाएगा, किसी एलिमेंट से कंबाइन किया, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया, जब वो प्रोडक्ट बना दिया, हटा इससे, तो वापस से उसी स्टेट में आ गया। तो ये सब किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर पा रहा है अपने को। ठीक है, इसलिए क्या है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कलर्ड होते हैं इनके, मोस्टली कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैंने मोस्टली बोला है, ध्यान रखना, ये नहीं बोला सारे ही होते हैं। ठीक है, अलॉयज बनाते हैं, और ये वाली है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो D10 वाले होंगे, लास्ट वाला जो ग्रुप है, उसमें क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं ऐसे, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो फुल होती है, D10 होता है, NH2 होता है, इसलिए ना तो वो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती है, देखो हार्ड होती है, मेटल्स हैं, कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होंगे, मरकरी तो लिक्विड ही है, जिंक और कैडमियम भी सॉफ्ट होते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे पूरा डिटेल में इसको, इनको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा ये। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल।